प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम फिराक गोरखपुरी जी को पढ़ेंगे। इनका मूल नाम रघुपति सहाय फिराक है। इनका जन्म 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग दिया इन्होंने। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल इन्हें हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक भी ये रह चुके हैं। इनको जो सम्मान प्राप्त हुआ है गुल-ए-नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ जो हैं गुल-ए-नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और इनका निधन सन 1983 में हो गया। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर, अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मोर और मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वही दिव्य भी है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं चंद्र खिलौना लहो जैसे बिंब आज भी इन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हो, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं।
एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लुका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, मुखड़ा नर्म दमक, जिदे आया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित चाहते थे। माँ हाथ में आईना लेकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद। देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आँख का भला क्या मुकाबला, रूपवती मुखड़े में नर्म दमक लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्यौहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है, सावन का जो संबंध झिनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना है यह गज़ल। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की उशक भी है और साथ ही साथ काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।